नेट के सेकेंड सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी माह के सेकेंड वीक में प्रस्तावित है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होता है आपका वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये पेपर कल हमने आपको कराया था, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए थे। आज आपका यहाँ पर सेकेंड पेपर है, ये द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये पेपर भी आपका टोटल 50 अंकों का होता है, जिसमें टोटल सबसे पहले आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं। और अभी यहाँ पर ये 2016 का जो आपके पेपर हुए थे 2016 में, उसके जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आज हमारा ये सेकंड पेपर है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछले सभी पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करा दी जाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बाकी अगर समय मिला तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, आप देख सकते होंगे, ये पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें बताया जा रहा है कि पटेल एक्ट किससे संबंधित है। जो पटेल एक्ट है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विरोध से। इसके अलावा बी ऑप्शन आपका अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बने कानून से, या फिर सी ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि से, या फिर डी ऑप्शन आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पटेल एक्ट है वो प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि से संबंधित है। किससे? प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक और परिमाणात्मक वृद्धि से यहाँ पर संबंधित है आपका पटेल एक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़े हम अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, ठीक है, उसके अनुसार जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या चीज निहित है। तो ऑप्शन ए आपका पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन आपका बी, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपका विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। और डी ऑप्शन अच्छा आपका कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विद्यालय में जो प्राप्त ज्ञान है उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में ये चीज़ें निहित हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उसे बच्चे की बाहरी दुनिया से जोड़कर आपको पढ़ाना होगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनसीएफ के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना है आपको, और पढ़ाई को रटंत पद्धति से मुक्त करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चों को केवल बस रटाया जा रहा है लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तीसरा यहाँ पर है आपका परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। ये सारे एनसीएफ के यहाँ पर मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ना है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जो गोखले विधेयक था वो प्रस्तुत किया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था? 16 मार्च 1910 को, या फिर बी ऑप्शन 20 मार्च 1911 को, या फिर सी ऑप्शन 16 मार्च 1911 को, या फिर डी ऑप्शन 20 अप्रैल 1910 को। तो यहाँ पर आपका जो गोखले विधेयक था वो आपका 16 मार्च 1911 को, यहाँ पर आप देख लीजिए, गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का जो कार्य है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इनके द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर नोट करें, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था? जो हंटर कमीशन था उनके सामने जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा गया। तो किसके द्वारा रखा गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका दादा भाई नौरोजी ने, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो हंटर कमीशन के सामने जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था वो था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है ये। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राच्य पाश्चात्य, ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो जन्म है वो
कब हुआ, ठीक है, किस चीज़ से हुआ, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन हंटर आयोग से, या फिर बी ऑप्शन आपका 1813 के आज्ञा पत्र से, सी ऑप्शन मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर डी ऑप्शन आपका वुड के आदेश पत्र से। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1813 के आज्ञा पत्र से। यहाँ पर बताया गया कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो जन्म है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञा पत्र से स्टार्ट हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आपको पता होगा जो शिक्षा आयोग गठित किया गया था 1964-66 के अंतर्गत, इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता, और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री DS कोठारी जी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका एक और प्रश्न आपको बन जाता है, अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपको यही बताना है, ठीक है, श्री DS कोठारी जी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते होंगे भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग 1964-66 की स्थापना की गई। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको याद रखना है। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है वो संचालित की गई। और नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 के बीच थी, जिसमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो है वो संचालित की गई। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब से स्टार्ट किया गया था। तो यह वर्ष 2001 से, या वर्ष 2002 से, वर्ष 2003 से, 2004 से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन बी, वर्ष 2002 से। जुलाई सन 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल चलो जो अभियान है वो संचालित किया गया। तो तब से इस अभियान की स्टार्ट हुई, कब से, सन 2002 से स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा किस स्टेट की गई, ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई किस राष्ट्र में, किस राज्य में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा, केरल राज्य में। राष्ट्रीय बाल साक्षरता मिशन की स्थापना 5वीं 1988 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सबसे पहले 26 जनवरी 1989 में केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई, ठीक है। और सबसे अधिक जो यहाँ पर साक्षरता दर है पूरी इंडिया में जिस राष्ट्र की, वो भी आपका केरल ही है। एक कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, ठीक है। लिटरेसी रेट किस राज्य की सबसे अधिक है, तो वो है केरल की। यहाँ कहें कि यहाँ के ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो अन्य राज्यों की तुलना में पढ़े लिखे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर है। फिलहाल अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है, ठीक है। कितने वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा आपको पता ही होगा 6 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। लेकिन 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे होते हैं, जो कि 3 से 6 वर्ष के बीच होते हैं, इनको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर दी जाती है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो कि आंगनवाड़ी केंद्र पर दी जाती है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल आपका, यशपाल कमेटी का गठन कब किया गया था, 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1992 यानी कि 1992 में ये प्रोफेसर यशपाल समिति का जो गठन था वो किया गया था। इसमें बच्चों पर एकेडमिक बोझ कम करने के लिए ये जो कमेटी थी वो बनाई गई थी। अगला प्रश्न आपका 12 बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन कौन है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित कौन कौन है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी बुनियादी शिक्षा से संबंधित थे, और इसके बाद यहाँ पर आपका जाकिर हुसैन जी, ये भी बुनियादी शिक्षा से संबंधित थे। इसके अलावा SK सिन्हा, ये भी बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो जो VG खेर जी हैं,
ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसमें बताया गया कि भारत में बुनियादी शिक्षा का जो श्रेय है वो महात्मा गांधी जी को दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा को नई तालीम शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन और एस के सिन्हा बुनियादी शिक्षा से संबंधित हैं, जबकि बीजी खेर जो है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पोषाहार वितरण योजना जो है इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी कि पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बच्चों का विद्यालय में ठहराव तथा वृद्धि करना, पूरी तरह से ये पोषाहार वितरण योजना का ही उद्देश्य है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो वो ऑप्शन यहाँ से आपको ढूंढना है जो पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। बच्चों को स्वस्थ और पुष्ट बनाना, ये बिल्कुल पूरी तरह से पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम करना, ये भी पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य है। लेकिन कुपोषण की समस्या को दूर करना ये पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। ऊपर के 3 जो है वो पोषाहार वितरण योजना के उद्देश्य हैं, लेकिन कुपोषण की समस्या को दूर करना ये पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर एक ही जगह आपका होगा डी। ठीक है, बाकी यहाँ पर सही बताया भी गया है, वितरण योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या को दूर करना नहीं है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था किसके द्वारा? ठीक है, शिमला में जो शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो यहाँ पर शिमला में जो शिक्षा सम्मेलन था जो कि 1901 में आयोजित किया गया था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में 1901 में शिक्षा सम्मेलन जो था वो आयोजित किया गया था। और अगला प्रश्न आपका, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया था? शिक्षा को समवर्ती सूची ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य की स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। ठीक है, जो राज्य सरकार होती है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार होती है, दोनों को ही सरकारों को ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, जिस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ऐसे में जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। तो ऐसे में जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1976 ईस्वी। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बता दिए गए। और ये आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। डीएलएड में क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की गई आप इन्हें जरूर अटेंड कीजिए पूरी सीरीज़ को। इसके अलावा अगर प्रीवियस वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा आपने प्रीवियस क्लासेस को तो उन्हें भी अटेंड कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर सेकंड सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है बनी हुई उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी इस क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।